ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों 2025 की सुपरमैन या जेम्स गन की सुपरमैन भी हम कह सकते हैं, वो कल थिएटर में रिलीज़ होने वाली है। अभी 3 दिन पहले ही जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में सुपरमैन को इमिग्रेंट कहा। सुपरमैन इज़ एन इमिग्रेंट। और भी कुछ बातें कही है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है वक्तव्य जेम्स गन का। पर इस बात को लेकर के पिछले 3 दिनों से अमेरिका में जेम्स गन के इस वक्तव्य का बहुत बहुत विरोध हो रहा है। हालांकि थीम जो सुपरमैन की जेम्स गन ने जिस प्रकार की बताई है, वो थीम हमेशा से वही रही है सुपरमैन की। जब 1938 में लिखी गई थी ये कहानी, तो तब से ही ये थीम उसी प्रकार की रही है। परंतु जो बात अभी जेम्स गन ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कही, जिस प्रकार से कही, उसको लेकर के बहुत बहुत विरोध हो रहा है जेम्स गन का। केवल सोशल मीडिया पर हो रहा है ऐसी बात नहीं है। कुछ वहाँ के जो मीडिया हाउस है उनके द्वारा भी अलग से इस पर चर्चाएं रखी गई, डिबेट्स रखी गई, जेम्स गन की आलोचना की गई। जैसे कि फॉक्स न्यूज़ की बात करें तो वो जो अमेरिका का ऑब्वियसली कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टिंग करने वाला चैनल है, तो उस पर भी जेम्स गन की आलोचना की गई कि भाई हम थिएटर में लेक्चर सुनने के लिए नहीं जाते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है अमेरिका में। अब ट्वीट्स वगैरह, पोस्ट वगैरह में दिखाने बैठ जाऊंगा तो भाई वो कोई 1 2 या 100 200 नहीं है, हज़ारों नहीं, लाखों में इस प्रकार के ट्वीट्स, पोस्ट्स वगैरह है। और सुपरमैन के ट्रेलर की बात करें तो वो जब से रिलीज़ हुआ है कई महीनों पहले से, तब से ही सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। विशेषतः जैक स्नाइडर की सुपरमैन को पसंद करने वाले जो दर्शक है, हेनरी कैविल को जो सुपरमैन के रूप में देखना चाहते थे, आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, वो विशेष रूप से डिसअपॉइंट हुए हैं नए ट्रेलर को देख करके। कई प्रकार की बातें कही गई कि भाई हेनरी कैविल का जो सुपरमैन था, उसका कॉस्ट्यूम जिस प्रकार का था, जैक स्नाइडर का प्रेजेंटेशन जिस प्रकार का था, वो ज़्यादा मास्कुलिन लग रहा था, उसमें ज़्यादा पुरुषत्व दिख रहा था। अभी का जो सुपरमैन है वो बिल्कुल कलरफुल, कुछ इस प्रकार, कॉस्ट्यूम भी वियर्ड सा लग रहा है, वो उतना मास्कुलिन भी नहीं लग रहा वो कैरेक्टर। इस प्रकार की भी बातें बहुत सारी हुई है, कलर ग्रेडिंग को लेकर के, विजुअल्स को लेकर के। 2013 के सुपरमैन की विजुअल्स ज़्यादा बेटर है, बहुत सारी बातें, चर्चाएँ हुई है। तो ये सब कुछ हो रहा था इस बीच में, और जेम्स गन ने जो ये नया वक्तव्य दे दिया है, इससे ये जो विरोध है, जो विवाद है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब जेम्स गन ने क्या कहा है वो मैं बताऊं उससे पहले, जो ये वक्तव्य दिया है ना, ये मुझे कम से कम समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई ऑलरेडी आपकी फिल्म को लेकर के निगेटिव बातें सोशल मीडिया पर इतने महीनों से चल रही थी, बराबर। आपको पता है कि स्नो वाइट के साथ में अभी हाल ही में क्या हुआ है। जो बस जस्ट एक वक्तव्य था रेचल ज़ेगलर का, परंतु उसको लेकर के कितना विरोध हुआ स्नो वाइट का, कितना लॉस डिज्नी को सहन करना पड़ा। इसके बाद में भी जेम्स गन अगर इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं सब कुछ पता होते हुए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि जेम्स गन को पता चल गया हो कि भाई फिल्म को लेकर के कुछ खास बज़ है नहीं, लोगों में कोई ज़्यादा ऐसी उत्सुकता है नहीं, निगेटिव सेंटिमेंट्स है, तो चलो और ज़्यादा थोड़ा सा इसको हम निगेटिव कर देते हैं। तो हो सकता है कि निगेटिव पब्लिसिटी के लिए वो उन्होंने इस प्रकार की बात कही हो कि उस दृष्टि से ही चलो लोग देखने के लिए आ जाएंगे। क्या ये कारण था, पता नहीं। मतलब इस प्रकार का वक्तव्य क्यों। हालांकि हमें एक भारतीय की दृष्टि से जस्ट इन सब बातों के मज़े लेने चाहिए। जो वेस्ट में हो रहा है, अमेरिका में जो हो रहा है, अमेरिकन कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं आपस में, हमें जस्ट मज़े लेना चाहिए इन सब बातों के। कोई ज़्यादा हमें क्या मतलब है भाई, ठीक है कल आएगी फिल्म, देख लेंगे, जो होगा वो बातें चर्चाएं हम कर लेंगे। पर ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मज़ेदार है भाई। पिछले कुछ 5-6 वर्षों से जो भी चल रहा है अमेरिका में, अगर आप फॉलो करेंगे ना इन सब बातों को, विशेषतः हॉलीवुड को लेकर के जो कुछ हो रहा है, बड़ा ही एंटरटेनिंग है भाई, मज़ेदार सब कुछ हो रहा है। अब क्या कहा है देखिए जेम्स गन ने, मैं पढ़कर बताता हूँ। एन इमिग्रेंट दैट केम फ्रॉम अदर प्लेसेस एंड पॉपुलेटेड द कंट्री, बट फॉर मी इट इज़ मोस्टली अ स्टोरी दैट सेज बेसिक ह्यूमन काइंडनेस इज़ अ वैल्यू एंड इज समथिंग वी हैव लॉस्ट। केवल यही नहीं, एक और बात मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। व्हेन आस्क्ड हाउ द ब्लॉकबस्टर मे बी परस्यूड इन प्रीडोमिनेंटली रेड वर्सेस ब्लू स्टेट्स, स्पेशली अमिड प्रिवेलिंग एंटी इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी सेंटिमेंट्स, गन रिस्पॉन्डेड, यस it plays differently, but it's about human kindness, and obviously there will be jerks jerks out there who are just not kind and will take it as offensive just because it is about kindness, but screw them। तो आलोचना करने वालों को jerks कहना उनको, but screw them ये शब्द प्रयोग करना, पता नहीं ये इसके पीछे क्या एक, मतलब आप समझ सकते हैं ना, इतनी बड़ी फिल्म, आपके सैकड़ों करोड़ रुपए लगे हुए हैं, और फिल्म रिलीज से जस्ट पहले इस प्रकार का वक्तव्य देना, ये मेरी समझ से परे है भाई।
एक प्रोड्यूसर की दृष्टि से या आप जिस फिल्म के साथ में जुड़े हुए हैं उस दृष्टि से, डायरेक्टर की दृष्टि से कहीं से भी ये बात लॉजिकल नहीं लगती कि आप इस प्रकार की बात फिल्म रिलीज़ होने से पहले कहो। अब इसको लेकर के कई सारे ट्वीट्स वगैरह है। एक मैं केवल आपको दिखाना चाहूँगा जो थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो एक व्यक्ति है जो अमेरिकन कंजर्वेटिव ही होंगे ऑब्वियसली, उन्होंने सुपरमैन की एक इमेज शेयर की है जो एनिमेटेड है और उसके ऊपर लिखा हुआ है सुपरमैन स्टैंड्स फॉर ट्रुथ, जस्टिस एंड द अमेरिकन वे एंड ही इज़ कंजर्वेटिव, डील विथ इट, सामना करो इसका। इसके उत्तर में ऑब्वियसली कोई एक वोक फेमिनिस्ट वगैरह अकाउंट होगा, उसने लिखा हुआ है सुपरमैन इज लिटरली एन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट विथ अ बाइसेक्सुअल सन। अब सुपरमैन का कोई बेटा भी है और वो बाइसेक्सुअल है, ये तो भाई मुझे भी पता नहीं था हो सकता है किसी कॉमिक बुक में कुछ किसी ने लिख करके रखा हो, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना। जितना मैंने अभी पढ़ा 1938 में ज्यूइश लेखक थे जेरी सिगल एंड जो शस्टर, जो ज्यूइश इमिग्रेंट्स थे सेकंड जनरेशन, वो सुपरमैन के कॉमिक बुक के को क्रिएटर्स थे। तो उन्होंने अपने पर्सनल जो उनकी हिस्ट्री रही है, बिलीफ्स रहे हैं, जो उनके अनुभव रहे हैं, उसको आधार बनाकर उन्होंने सुपरमैन की कहानी लिखी थी। अब ऑब्वियसली वो इमिग्रेंट है, इसमें तो किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए। परंतु अगर हम देखें सुपरमैन का जो प्रेजेंटेशन या जिस प्रकार को उसको हमेशा से फिल्मों में प्रेजेंट किया जाता रहा है, अमेरिकन फ्लैग हाथ में रखना, अमेरिका फर्स्ट की उसकी विचारधारा, देश को सर्वप्रथम रखना, उसके पेरेंट्स को भी अगर हम देखें तो वो भी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देश को प्रथम सोच रख करने वाले ही कैरेक्टर्स हमेशा से रहे हैं। अभी नई फिल्म में जेम्स गन ने किस प्रकार से इन बातों को प्रेजेंट किया है वो तो हमने देखी नहीं है, ऑब्वियसली वो कल ही हम देखेंगे। परंतु ऑब्वियसली सुपरमैन को एक ट्रेडिशनली सोचने वाला, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाला कंजर्वेटिव ही हमेशा से हमने फिल्मों में उसे देखा है। अब जैसे कि मैन ऑफ स्टील की अगर हम बात करें जैक स्नाइडर की, अब जो उसे इमिग्रेंट कहा जा रहा है ना, आप थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझिए क्यों कहा जा रहा है इमिग्रेंट। भारत की दृष्टि, पृथ्वी की दृष्टि से आप इस बात को देखिए। एक देश है सीरिया वगैरह, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए, ठीक है। वहाँ कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, कोई वॉर चल रहा है सीरिया वगैरह में, और वहाँ से कुछ रिफ्यूजीज़ दूसरी जगह पर, कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अस्थिरता है, इस कारण से वहाँ के कुछ लोग आना चाहते हैं आपके देश में, चाहे वो रोहिंग्याज हो या सीरिया के हो या जो भी हो, वो किसी दूसरे देश में एंट्री करना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियसली इमिग्रेंट ही हुए ना वो। अब इसको आप अलग प्लेनेट की दृष्टि से सोचिए। एक क्रिप्टॉन नाम का प्लेनेट है जहाँ पर अस्थिरता चल रही है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, सत्ता का संघर्ष चल रहा है। जनरल जॉर्ड ने वहाँ पर विद्रोह कर दिया है क्रिप्टॉन के सत्ताधीशों के विरुद्ध, और वहाँ से फिर एक बच्चे को भेजा जा रहा है पृथ्वी पर। ऑब्वियसली वो इमिग्रेंट ही है, वहाँ पर आंतरिक संघर्ष चल रहा है ना क्रिप्टॉन के ऊपर, तो वहाँ से ये यहाँ आ रहा है। और जनरल जॉर्ड जो क्रिप्टॉन का है उसको अपने प्लेनेट के प्रति बहुत एकनिष्ठ दिखाया है, कर्तव्यनिष्ठ दिखाया है कि मैं क्रिप्टोनियंस के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये जनरल जॉर्ड का व्यक्तिमत्व है, उसमें मानवता बिल्कुल भी नहीं दिखाई, और अपने लोगों को सर्वप्रथम रख रहा है, अपने लोगों की रक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये जो इमिग्रेंट है जो क्रिप्टॉन से आया हुआ है वो पृथ्वी पर आता है। यहाँ पर कैंसास में, अमेरिका में, एक किसान परिवार जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाला है, कंजर्वेटिव है, देशभक्त है, ऐसे परिवार के यहाँ पर उसके खेत में ये बच्चा उन्हें मिलता है। अब मैंने मैन ऑफ स्टील के रिव्यू में ही विस्तार से इसके बारे में चर्चा की हुई है कि वो पिता कैसे दिखाए हैं जैक स्नाइडर ने, कैसे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने वाले हैं, परिवार को प्रथम रखने वाले हैं, देश को प्रथम रखने वाले हैं, बेटे को वो क्या उपदेश दे रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सहन करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, हमेशा प्रत्युत्तर देना ही आवश्यक नहीं है, और अपने बेटे के लिए वो किस प्रकार से बलिदान दे रहे हैं, परिवार के लिए कैसे बलिदान दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से एक ट्रेडिशनल पिता का पात्र दिखाया है, पृथ्वी के जो पिता है सुपरमैन के। और ऑब्वियसली फिर इसके बाद में सुपरमैन यहाँ रह करके बिल्कुल यहाँ का हो जा रहा है, अमेरिका के लिए वो लड़ रहा है, यहाँ के लोगों के लिए लड़ रहा है, यूएस मिलिट्री के साथ में वो लड़ रहा है। और यूएस मिलिट्री को भी जैक स्नाइडर की फिल्म में बहुत पॉजिटिवली दिखाया है। यूएस मिलिट्री के जो अधिकारी है वो फिल्म के एंडिंग में कहते हैं कि अपने कर्तव्य के लिए बलिदान देना, वीरगति को प्राप्त होना, ये तो बहुत सम्मान की, गर्व की बात है। तो इस प्रकार से यूएस आर्मी को भी पॉजिटिवली अपने देश के लिए बलिदान देने वाला, वो अपने कर्तव्य के लिए बलिदान देने वाला दिखा रहे हैं। तो जैक स्नाइडर ने चाहे सुपरमैन के पिता हो या यूएस आर्मी का प्रेजेंटेशन हो या सुपरमैन का प्रेजेंटेशन हो, बिल्कुल एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को उन्होंने प्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर जेम्स गन जिस प्रकार से इन बातों को कह रहे हैं, अभी उन्हें पता है कि अमेरिका में लोग
किस प्रकार की चर्चाएं चल रही है, किस प्रकार की लोगों की भावनाएं हैं, ट्रंप को किन बातों के लिए चुन कर दिया गया है, इमिग्रेंट्स को लेकर के वहाँ पर क्या भावनाएं हैं। और इस बीच में जेम्स गन जब इस प्रकार की इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कहते हैं तो ऑब्वियसली लोग चर्चा तो करेंगे। ऐसा तो नहीं कि भाई आप कुछ कह रहे हो और लोग बात भी नहीं करेंगे सोशल मीडिया पर तो लोग बात करने ही वाले हैं। अब जो मैंने शुरुआत में कहा कि हमें बस मज़े लेने हैं जो भी चल रहा है अमेरिका में या वेस्ट में, वहाँ के कंजर्वेटिव्स लिबरल्स आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा यार लड़ने दो। जो उन्होंने दुनिया भर में करवाया है, दूसरे देशों को लड़वाया है, अभी आपस में लड़ने का उनका समय है, लड़ने दो। हालांकि इसके भयावह परिणाम आने वाले समय में हमें अवश्य देखने को मिलेंगे। आप आज सोशल मीडिया पर अमेरिका के या ऑस्ट्रेलिया के या अलग अलग जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ के कुछ सोशल मीडिया पेजेस को अगर आप देखेंगे, उस देश में किसी भारतीय ने कुछ अचीव किया है, किसी यूनिवर्सिटी में वो टॉप किया है किसी ने, या फिर कहीं पर कोई बड़ी पोस्ट पर किसी को सिलेक्ट किया गया है वगैरह जो भी है, या किसी स्पोर्ट्स में किसी भारतीय ने कुछ अच्छा करके दिखाया, ऐसे जो न्यूज़ वगैरह जो पेजेस शेयर करते हैं ना, उसके नीचे के कमेंट्स आप देखिए वेस्टर्न लोगों के, आपको इतनी घृणा दिखाई देगी भारतीयों के प्रति विशेषता, क्योंकि भारतीय सफल है। और वेस्ट में आज जिस प्रकार के आर्थिक दृष्टि से जिस प्रकार के अस्थिरता के हालात है अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, जो कुछ भी वहाँ की परिस्थिति है, पर भारतीय सफल दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय परिवार ऑब्वियसली हमेशा से ट्रेडिशनल रहे हैं, माता पिता बच्चों के साथ में खड़े रहना। ऐसा नहीं कि 18 वर्ष के हो गए तुम्हारे रास्ते पर चले जाओ, फिर कहीं पर छोटी मोटी जॉब कर लो, कोई रूम ढूंढ लो, रेंट पर रहो, फिर उसके लिए तुमको काम करने पड़ रहे हैं, पार्टनर है, पार्टनर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुमको नौकरियाँ करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं, जो भारतीय परिवार रहे हैं वो बच्चों के साथ खड़े रहना, भले ही वो बड़े हो जाए फिर भी जब तक वो अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो जाते उसके बाद में भी एक जुड़े हुए परिवार रहे हैं। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर जो टॉप करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें आपको भारतीय अधिक देखने को मिलेंगे, अधिक सफल मिलेंगे अलग अलग जगहों पर, क्योंकि हम एक ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम से आते हैं। हमारे परिवार अमेरिका में जाने के बाद में भी उनकी अपेक्षा कई अधिक ट्रेडिशनल होते हैं जीवन के प्रति, फ्यूचर को लेकर के हम ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, अपने परिवार के प्रति ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। और ऐसा व्यक्ति ही देश और समाज के लिए भी कुछ कर पाता है। जो व्यक्ति स्वकेंद्रित होता है ना कि भाई माय लाइफ माय रूल्स माय चॉइस, मैं जैसा मन में आए वैसे करूँगा, दिल चाहता है वैसे करूँगा, दिल की सुनो मन की सुनो, फिर ऐसा करते करते वो व्यक्ति इतना खाई में चला जाता है, इतना पतन में चला जाता है। क्योंकि भोग वासना, आप जब आपको फ्यूचर पर ध्यान देना है, भविष्य पर ध्यान देना है, उस समय जब आप जस्ट भोग वासना वाला जीवन जी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके परिणाम आगे तो भुगतने पड़ेंगे ना। तो वोक लिबरल्स तो अपने हाथों से अपने जीवन बर्बाद कर लेते हैं। वो दूसरों के लिए छोड़ो, देश के लिए कुछ करना छोड़ो, समाज के लिए कुछ करना छोड़ो, अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं कर पाते। परिवार छोड़ो भाई, वो खुद के लिए भी बोझ बन जाते हैं, खुद ही अपनी ही डिप्रेशन एंग्जाइटी से लड़ते रहते हैं। पर आप अगर अपने आप को हम संयमित करते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए भी कुछ कर पाते हैं, देश के लिए भी कुछ कर पाते हैं। पर वोक और लिबरल्स अपने आप से ही लड़ते रहते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के पैंडेमिक से दुनिया गुजर रही है, हाय रहा है परेशानी, छाती कूटते रहते हैं हमेशा। तो दूसरों के लिए क्या करेंगे कुछ, बराबर। पर जो संयमित होता है, अपने जीवन को जो नियंत्रित करता है, मन को नियंत्रित करता है, वो अपने भी काम आता है, परिवार के भी काम आता है, समाज के भी काम आता है, देश के भी काम आता है। तो भारतीय परिवार वहाँ पर भले ही रह रहे हो, कहीं पर भी रह रहे हो, और ट्रेडिशनल सोच होती है ना, परिवार बंधे हुए होते हैं ना, इस कारण से वहाँ पर भी वो सफल होते हैं और उन देशों में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं जहाँ पर भी भारतीय, विशेषतः हिंदू परिवार अगर हम देखें तो वो हमेशा जहाँ पर भी हो वहाँ पर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वो समाज में, देश में कंट्रीब्यूट ही करते हैं। तो ये बात ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को चुभ रही है कि ये इतने सफल क्यों है। आप ज़रा कमेंट्स पढ़िए, जस्ट सोशल मीडिया पर फॉलो करिए कुछ बातों को। भारतीयों के प्रति बहुत घृणा बढ़ती जा रही है। भारतीय तो कोई इलीगल इमिग्रेंट्स है नहीं, वो बिल्कुल लीगली वहाँ पर गए हुए हैं, अपनी मेहनत परिश्रम उन्होंने वहाँ पर किए हुए हैं, उस देश में उन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है, इकोनॉमी में अपना योगदान दिया हुआ है भारतीयों ने, फिर भी उनके प्रति कितनी द्वेष की भावनाएं आप ज़रा देखिए। तो ये जो एंटी इमिग्रेंट्स जो भाव है वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज जो ये बातें इतनी बढ़ रही है, ये आगे जा करके बहुत भयानक रूप लेने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, पर ठीक है, वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़। इन्होंने दूसरे देशों में यही सब इतिहास में ये सब बातें की हुई है, तो कर्म घूम कर उनके पास में आ रहे हैं। अब इसमें सबको अपने अपने दृष्टि से क्या सही क्या गलत, ये तो सबको अपना अपना निर्णय लेना चाहिए। ना वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स उनका कोई भारत के प्रति कोई अच्छा दृष्टिकोण है, ना वेस्टर्न लिबरल्स का कोई उनके हमारे प्रति कोई अच्छा दृष्टिकोण है। वो भले ही माइनॉरिटीज़ की बात करें, पर वेस्टर्न लिबरल्स कभी भी हिंदुओं के साथ में खड़े नहीं होंगे। वो हमेशा चाइना और पाकिस्तान का साथ देंगे वोट बैंक के लिए, बराबर।
उनके अपने एजेंडाज अलग है वेस्टर्न लिबरल्स के, वो हिंदुओं का साथ नहीं देंगे। और वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स ऑब्वियसली वो क्यों देंगे हिंदुओं का साथ? भले ही ट्रम्प कह रहा हो कि वी लव हिंदूज, हम हिंदुओं से मैं बड़ा हिंदू पसंद है, ये बातें ठीक है, वोट बैंक के लिए वो बातें करे, पर वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स उनकी बेसिक विचारधारा ही नॉन बिलीवर्स तो वर्स्ट ऑफ द क्रीचर होते हैं, नॉन बिलीवर्स के प्रति घृणा भरी हुई है। ऑब्वियसली ये कोई अलग बताने की आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से उनको भारत के साथ खड़े रहना बाध्य है वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स के लिए। तो वहाँ के लिबरल्स की अपेक्षा फिर वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स ही हम ठीक कहते हैं पॉलिटिकली, थोड़ा सा हम कह सकते हैं इन बातों को, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पाकिस्तान का विरोध करना ही है, चाइना का विरोध करना ही है। हालांकि इसमें अभी कई सारी परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है, आगे भी जाकर के बदलेंगी, वो हमारे वीडियो का विषय नहीं था। पर जस्ट अभी ये जब इमिग्रेंट्स वगैरह की सब बातें हो रही है, जेम्स गन ने ये जो बातें की है, इसका अर्थ जेम्स गन का कोई भारतीयों के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण है, ऐसी बातें नहीं जब वो इमिग्रेंट्स की बात कर रहा है ना। हमें किसी को लेकर के बहुत फूलने की भी आवश्यकता नहीं, ना ही दुखी होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों सुपरमैन की कहानी, सुपरमैन को इमिग्रेंट कहना जेम्स गन के द्वारा, वो भी फिल्म के रिलीज से जस्ट 3 दिन पहले, इन सब बातों को लेकर के आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।